जिस तरह से हम अगर ब्रिटिश शासन के इम्पैक्ट की बात करें और ख़ासकर सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें, तो उसमें कल हमने बात की थी किस प्रकार से जो ब्रिटिश सिस्टम था उसका एक जो मुख्य सिद्धांत हमें जो दिखाई पड़ता है, यानी थ्योरी ऑफ जो हम कहते हैं कि वाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी, यानी श्वेत व्यक्तियों का बोध सिद्धांत। उसमें ये मानते हैं कि भाई जनता यानी जो ईश्वर, जो ईसा मसीह है या फिर ईश्वर, एक तरह से जो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है, उसने जो ब्रिटिश रेश है यानी ब्रिटिश जो नस्ल है वो दुनिया की सबसे, जो कहते हैं ना कि सबसे सभ्य नस्लों में से एक है। और उसको ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई उसको एक टेंडर दिया है या फिर हम कह सकते हैं मौका दिया है कि ये लोग बाकी दुनिया के जो यहाँ पर जो लोग असभ्य हैं और ईसाई नहीं हैं, यहाँ पर एक जो मोटी मोटी जो बात मानी गई थी कि यानी ईसाई होना ही सभ्यता की निशानी माना जाएगा, तो वो चीज़ भारत तक पहुँचती है और ये लोग कोशिश करते हैं कि भारत के लोगों को भी ईसाई बनाया जाए। और इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई यानी भारत में जो चेंजेस हुए और ख़ासकर हम 1817 के बाद की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रिटिश सत्ता की सहमति होती है या फिर ब्रिटिश सत्ता का समर्थन दिखाई पड़ता है। बहुत सारे एक्ट, अधिनियम बनते हैं, चाहे वो सती प्रथा थी या फिर जो विधवा पुनर्विवाह की बात थी या फिर ये जो कंसेंट बिल की थी या शारदा जो बिल था 1929 का, उसकी बात थी। तो हमें, या फिर दास प्रथा की बात है, नरबली की बात है, ठग प्रथा की बात थी। तो बहुत सारी जो बुराइयां उसमें फैल चुकी थी उनको दूर करने का प्रयास हमें ब्रिटिश सत्ता के द्वारा से या फिर एक तरह से प्रभाव से हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि मतलब हम भारत को, या फिर भारत में जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई है वो ब्रिटिश सत्ता के आगमन से ही हुई है। और उसके लिए फिर वो कहते हैं कि मतलब भाई अब तक आप लोग क्या थे। जिस तरह से जो जेम्स मिल है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें वो भारत को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे इस बारे में, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और मॉडर्न इंडिया। और यानी धर्म के आधार पर उसको एक तरह से विखंडित करने की बात वो करते हैं। और फिर धीरे धीरे फिर एक तरह से एक व्यवस्था बनती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई किस प्रकार से यानी ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उसने एक पूरी बिल्कुल सोशल और कल्चरल पॉलिसी बनाई। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई साम्राज्यवादी देश आता है तो उसका ध्यान सिर्फ आर्थिक शोषण की तरफ होता है या फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उनको रोकने का होता है। वो ओवरऑल जो स्फीयर होता है, क्षेत्र होता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और खासकर रिलीजन और धर्म समाज के को तरीकों को तो छेड़ते ही नहीं है। अगर हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो वो लोग क्लियर कट कहते हैं कि हम जो रिलीजियस और जो सोशल इश्यूज है उनको कांग्रेस के मंच पर नहीं उठाएंगे। यानी अंग्रेज उस चीज को उठा रहे हैं और उनका जो स्टेक है, यानी उनका अगर मान लो भाई उनका जो दांव पे लगेगा पूरा साम्राज्य है। मगर भारत के लोग कहते हैं कि ना, अभी हम सिर्फ जो कहते हैं ना कि एक राष्ट्रीयता की वाली जो बातें हैं या राष्ट्रीय जो हित में जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। यानी एक तरह से जो सोशल है, सॉरी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको उठाएंगे, जिनसे हम जो ब्रिटिश सत्ता द्वारा जो एक तरह से शोषण किया जा रहा है या फिर जो गतिविधियां हो रही हैं उनका एक तरह से हम विश्लेषण कर सकें। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो 20वीं शताब्दी में भारत पहुंच रहा है या फिर एक तरह से 20वीं शताब्दी में पहुंचने के अंतिम पड़ाव पर है, वहां पर भारत के लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हम इन चीज को नहीं छुएंगे। और जबकि एक तरह से जो ब्रिटिश सिस्टम है उसने पूरी सोशल और कल्चरल पॉलिसी बना रखी है। हालांकि इस जो कल्चरल सोशल पॉलिसी थी इसका बहुत बड़ा एक हमें जो प्रभाव जो देखने को मिलता है वो एक ये रहता है कि वहां पर एक रेशियल सुप्रीमेसी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं नस्लीय जो वरिष्ठता है, सीनियोरिटी है, वो देखने का भाव मिलता है।
मगर वो कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने जब भारत में जितने भी प्रभाव या फिर भारत में जितने भी कार्य किए, उसका जो कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट भारत के लिए फायदेमंद रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रेलवे की उन्होंने जो खोज की थी या फिर रेलवे का भारत में जो प्रचलन किया था, उसके पीछे ये था कि मतलब भाई पहला जो कारण था वो ये था कि भारत के जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ तक अपनी पहुँच स्थापित करना और उस क्षेत्र में कच्चा माल प्राप्त करना और तैयार माल वहाँ पर भेजना। और इसके साथ दूसरा जो लक्ष्य था वो ये था कि मतलब अगर कहीं पर कोई विद्रोह हो जाता है तो सेनाओं को तीव्र गति के साथ उस क्षेत्र में भेजा जा सकता है, अन्यथा किसी गाड़ी या फिर घोड़े या इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें थकान भी होती है। रेलवे में वैसी व्यवस्था नहीं होती। तो रेलवे का, मगर इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हम देखते हैं रेलवे का, तो रेलवे ने सबसे बड़ी जो बात की भारत के पक्ष में, एक तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया इसने। अभी तक जिस जगह हम बात करते हैं कि कांग्रेस के लोग अगर कहते हैं कि हम सोशल और रिलीजियस मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो रेलवे ने वहां पर ये बात रखी या फिर रेलवे के से एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये था कि अब से पहले यानी रेलवे से पहले जब भारत के जो लोग थे, जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह पर जितने भी कार्य करने हैं वो निश्चित है। यानी मान लो अगर आपके पास 4 कुर्सी हैं, कुर्सी ए बी सी डी, तो वो निश्चित थे। ए सीट पर लोग ये बैठ सकते हैं, बी पर ये बैठ सकते हैं, 30 पर इस जाति के या फिर इस वर्ण के लोग बैठ सकते हैं। मगर जब रेलवे की बात करते हैं तो एक यात्री उतरा है और जो उतरा है उसको पता ही नहीं वो कौन सी कास्ट से था, कौन सी उससे था। और उसके बाद फिर जब वो वहां पर दूसरा व्यक्ति आया, उसको अब हर समय गंगा जल लेके चलना ये संभव नहीं है। तो ये भी एक तरह से यानी जो छुआछूत की भावना है या फिर एक दूसरे के साथ मिलन की जो भावना थी, यानी सामाजिक सौहार्द की भावना, एटलीस्ट रेलवे के अंदर तो हमें दिखाई पड़ती है। तो रेलवे से हमें एक बड़ा अच्छा फायदा ये होता है कि उसने सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा उसमें यह था कि अब से पहले यानी रेलवे से चलने से पहले ये था कि अगर कोई बंगाल में है, वो कलकत्ता उसे मुंबई जाना है या फिर मुंबई जाना है तो फिर उसको रूटीन में वो नहीं जा पाता था। अब इतने लंबी दूरी के रिलेशन भी एकजुट हो जाते हैं। कभी कोई संस्था बनती है, उस संस्था की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तब उसमें यह था कि पैन इंडियन लेवल का एक हमें वो वहाँ पर एक वातावरण देखने को मिलता है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से रेलवे का क्रम जो ये तो बाय डिफॉल्ट था। ब्रिटिश ने थोड़ा सोचा था कि मतलब भाई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरा अगर इसकी हम बात करें, इंग्लिश एजुकेशन की बात करें, तो अगर मैकॉले की मिनट अगर आपको ध्यान में हो तो वो कहता है कि जो भारत में जितना भी साहित्य है या ज्ञान है वो यूरोप के किसी स्कूल की एक लाइब्रेरी में जो एक सेल्फ है, लाइब्रेरी की एक जो अलमारी है उसमें जो एक सेल्फ है, उसमें जो किताबें रखी हुई है उनसे भी ज़्यादा, यानी एक तरह से उसका हम कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा ज्ञान उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये ठीक है। तो ये देखने को मिलता है उसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह से यानी उसने जो ब्रिटिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन शुरू की थी उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि किस प्रकार से भारत से हमें सस्ते जो क्लर्क हैं वो मिल जाए या सस्ते कर्मचारी मिल जाएं। उन्होंने कब सोचा था कि भारत में इसके माध्यम से जो इक्वलिटी है या फ्रीडम है या फ्रेटर्निटी है उसकी बातें भारत में आ जाएंगी। वो तो नहीं जानते थे इस बात को, ना सोचना। अगर उनको पता भी होता, अगर ये चीज़ें आई और इससे कहीं ब्रिटिश सत्ता को खतरा होगा तो वो शायद इंग्लिश एजुकेशन शुरू भी नहीं करते।
उन्होंने अपना एक तरह से शुरुआत में उसको आर्थिक आर्थिक जो हालत खराब होती जा रही थी ब्रिटिश कंपनी की, उसको सुधारने का प्रयास किया था। क्योंकि जो एक भारत से जो व्यक्ति आता है, यानी इंग्लैंड से जो व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति सैलरी अधिक लेता है और उतनी सैलरी में कई भारतीय काम कर सकते थे। यानी एक तरह से जो शोषण की जो प्रक्रिया थी वो चालू हो सकती थी, मगर उसके लिए भारतीयों से काम लेने के लिए उनको इंग्लिश आनी चाहिए। यानी अपने काम की सुविधा के अनुसार ब्रिटिश जो कंपनी थी, आगे चलकर जो ब्रिटिश सरकार बनती है 1858 के बाद, यानी जो महारानी है उसके अधीन जो व्यवस्था स्थापित होती है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने स्वार्थ या फिर अपने खर्चे को कम करने के लिए ये व्यवस्था लागू की थी। और फिर धीरे धीरे 1813 में, यानी बहुत सारी जो मिशनरीज एक्टिविटीज हो रही थी भारत में, उनका भी एक दबाव था। और फिर एक तरह से भारतीय शिक्षा और संस्कृति पर 1 लाख रुपए खर्च करने की जो बात 1813 के एक्ट से होती है, तो उस 1813 के एक्ट से हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरह से जब हम इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं, तो इंग्लिश एजुकेशन से यानी साइड इफेक्ट के माध्यम से हमें ये दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी वो तो मानते हैं इसको एक तरह से ब्रिटिश एजुकेशन अच्छा मानते हैं उसको, मगर साइड इफेक्ट ऐसा पड़ा कि वो भारत के पक्ष में चली जाती है वो बात। तो ये भी हमें एक तरह से देखना पड़ता है। दूसरी जो बात है, यानी एक तरह से जो साइंस की बात करते हैं लोग, वो मानते हैं कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। आज भी हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि जब हम बात करते हैं आप हम कितने पढ़े लिखे हैं या फिर कितना क्या कुछ है, और उसके बाद फिर हम साइंस की बजाय हम जो कहते हैं ना कि जो परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक परंपराएं, जो पाखंड वाली जो बातें हैं वो उन पर विश्वास करते हैं और हम अपने कर्म को भूल जाते हैं और एक तरह से उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। और फिर हम कहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं, जैसे विद्यार्थी कई बार कहते हैं भगवान अब की बार पास करवा दिए, कितने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। यानी अभी कुछ जो कई बार इस तरह की जो फिल्में भी आती हैं, यानी जैसे पीके है या फिर जो 3 इडियट जैसी जो बातें थी वो जो दिखाई पड़ती, OMG भी आई इस तरह से। तो जहां पर एक तरह से रेशनैलिटी हमारे व्यवहार से गायब रहती है, और जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो रैशनल थे, एक तरह से तर्क पे अधिक बात करते थे। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर, यानी साइंस का जो एक इम्पोर्टेंस है, ब्रिटेन के लोग भारत को उसमें पर दिखाते भी हैं। और इसके बाद फिर एक तरह से जो लोगों के मन में जो धारणाएं थी, यानी जब जैसे जिस प्रकार से हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं, तो उस समय जो हम कई बार जो धार्मिक कांड पढ़ते हैं, तो धार्मिक कांड कई बार तिलक नए निकालने की जो प्रथा थी, यानी जो ब्रिटेन के जो सिपाही थे, जैसे मैसूर की अगर हम बात करते हैं, तो उनको तिलक निकालने से मनाही कर दी गई थी। इसके अलावा जैसे उनको समुद्र पार जाने के लिए 1856 में जो जनरल एक्ट आया था, उसकी तरह से वहां पर उनको जो एक्ट आया उसमें वो लोग, यानी उनको अब समुद्र पार यात्रा करनी पड़ सकती है और उससे मनाही नहीं करेंगे वो लोग। इस तरह की जो बहुत सारी चीजें थी जहां पर उनको लगा कि धर्म खतरे में है, तो एक तरह से हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि ये लोग किस प्रकार से एक तरह से साइंस की बात या फिर साइंस, हालांकि प्योरली साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत के लिए जो भी किया उनमें पहले उनका लक्ष्य पूरा होना चाहिए, उसके बाद फिर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वहां पे रैशनैलिटी लेकर आते हैं लोग। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है, और एक ही मकसद था उनका, यानी जो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो हमेशा के लिए बनी रहे। और मगर इसका एक अर्थ ये भी नहीं है कि उन्होंने हमेशा भारत के समाज को या फिर व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। वो लोग वहीं तक साथ देने की बात करते हैं जहां तक किसी बड़े विद्रोह की बात न आती हो।
वो किसी भी तरीके से अपनी सत्ता को खत्म नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह से उन्होंने कई बार जो सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, तो वो या तो इनकम्प्लीट रहते हैं या फिर पूरे मन से नहीं किए गए, यानी हाफ एंड हार्टेड। जैसे अगर हम बात करें, अगर सती प्रथा की अगर हम बात करते हैं, रूल तो बना दिया गया, उसी हिसाब से विधवा पुनर्विवाह का रूल भी बना दिया गया, मगर उसके लिए पहले अगर कोई सती हो रही है तो उस सती की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। ब्रिटेन के लोग या फिर ब्रिटेन अधिकारी अपने आप आके उस चीज को रोकेंगे नहीं। यानी कोई क्राइम हुआ है, अगर उसकी कोई एप्लीकेशन आती तो क्राइम हुआ है, अगर एप्लीकेशन नहीं आई तो कोई क्राइम ही नहीं हुआ है। यानी रूल भी बना दिया, मगर उसके लिए फिर यानी एक तरह से स्टेक होल्डर बना दिए भाई। अगर आपको भारतीय व्यवस्था को बदलना है तो फिर आपको वो कहते ना कि एक्टिविस्ट भी बनना पड़ेगा। तो वो चीजें हुई, उनका फायदा तो हुआ ही। यानी से हम कह सकते हैं कि जो भारत में सभ्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, तो उस सभ्य समाज की स्थापना में ये जो बुराइयां थी, इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास तो ब्रिटिश व्यवस्था ने किया। और जो सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस दिया, यानी अगर सोशल और कल्चरल पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने दिया, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर दिया। एजुकेशन के माध्यम से वो एक तरह से, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेडेड सिस्टम भी डेवलप करना चाहते थे। ग्रेडेड सिस्टम का ये अर्थ है कि जिस तरह से भारत में पहले से ही एक ग्रेडेड इनइक्वलिटी मिलती है, यानी स्त्रीगत असमानता मिलती है, जहां पर हम कह सकते हैं विभिन्न वर्ण हैं और हर वर्ण का अपने राइट्स हैं, अपने जो काम है वो है उसके। और फिर वो कहते हैं कि मतलब नहीं, हम ऊपर हैं, हम नीचे हैं, हम इधर उधर हैं, वो सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो उसी तरह से भारत में भी एजुकेशन पॉलिसी, यानी एक तरह से खासकर जो ब्रिटिश लोग थे, यानी जो इंग्लिश बोलते हैं, वो फिर उन भारतीयों से अलग हो जाएंगे एक तरह से, जो नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं, यानी जिन्होंने इंग्लिश को कभी सुना ही नहीं है या फिर देखा नहीं है या फिर बोला नहीं है। एक सुपीरियरिटी की भावना उन इंडियंस के अंदर भी आ जाएगी जो इंग्लिश बोलते हैं। वो फिर आम आदमी से बात नहीं करते हैं, फिर उनको फिर अपने लेवल की एहसास होता है, और वो फिर अपने लेवल को स्थापित करते हैं, समानता दिखाते हैं जैसे ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन के साथ समानता दिखाएंगे तो फिर जो दूसरे फेलो इंडियंस हैं, यानी जो भारतीय जनमान्य है, वहां पर वो लोग उनसे नहीं मिलेंगे, या फिर एक तरह से वो एक रोग अलग चीज व्यवस्था देखने में मिलेगी। आज भी आप देख लो कि अगर कोई हाईफाई जो सोसाइटी से लोग आते हैं, और वो एक सामान्य किसान या मजदूर के पास जाएंगे, तो उससे वो फिर उस ढंग से बात नहीं करेंगे जिस ढंग से वो अपने दूसरे सहयोगी से जो उनकी सेम कम्युनिटी का है। कम्युनिटी का अर्थ यहाँ पे है कि ये है कि मतलब सेम उस तरह की हाव भाव वाला व्यक्ति है, यानी उच्च वर्ण से या फिर उच्च वर्ग से है, यानी एक वो डिफरेंस रहेगा हमेशा। तो ब्रिटिश जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसने ये तो बात है ही कि मतलब भारत में जो शासन व्यवस्था में एक तरह से जो ब्रिटेन के जो बहुत सारे मत थे या गुण थे, जिसको हम लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और फ्रीडम की बात करते हैं, तो वो चीजें भारत में हमें देखने को मिलती हैं। यानी भारत के लोग, या एटलीस्ट जिन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ी, सारे तो लोग ऐसे नहीं हुए कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ी और वो सारे एक्टिविस्ट बन गए। बहुत कम लोग थे जो एक्टिविस्ट बन पाए। अगर हम उदारवादी दल के नेताओं की बात करेंगे तो अधिकतर लोग, मोस्टली लोग थे, वो इंग्लिश एजुकेशन पढ़े हुए थे, मगर वो सिर्फ वही लोग थे इंग्लिश एजुकेशन पढ़े हुए, ये भी पूरा सच नहीं है। बहुत सारे लोग थे, कुछ लोगों ने ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की बात की, कुछ ने ज्यों का त्यों छोड़ दिया, नहीं हमारा क्या जाता है। फिर तीसरे जो लोग थे जिन्होंने एक तरह से खासकर एटलीस्ट राष्ट्रीय मुद्दों पर तो एक सहमति बनाने का प्रयास किया, उसमें कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत सारे फिरोज शाह मेहता वगैरह, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी बहुत सारे लोग थे जो इस व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि मतलब भारत में वो मत या फिर वो विचार या वो दर्शन सामने आया जो रेनेसां में
एक तरह से हमें देखने को मिलता है। और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था उसका ये भी था कि इसने भी भारत में एक स्त्रीगत जो असमानता का भाव पैदा किया, यानी एक तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो अनपढ़ लोगों के साथ मेलजोल की भावना में दिखाई कम पड़ती है। और दूसरा फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब भाई एक तरह से जो कहते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन को यहाँ के लोगों ने इंग्लाइजेशन पढ़ लिया एक तरह से, यानी इंग्लैंड की नकल करने का भाव, यानी या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के लोगों को नकल करने का भाव यहाँ पर एक तरह से हमें देखने को मिलता है। वो उनकी खासकर यानी जो हमने मॉडर्नाइजेशन की जो हम बात करते हैं, तो उस मॉडर्नाइजेशन में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने एक तरह से आधुनिक कपड़े पहनना, यानी कोट पैंट पहनना, या जैसी वेशभूषा ब्रिटेन के लोगों की थी वैसी पहनना और उसके अनुसार चाल डाल के या फिर रहन सहन को एक तरह से आधुनिकता का पैमाना बना दिया। विचारों का एक तरह से गौण मूल्य हमें देखने को मिलता है। अपने विचारों की उतनी महत्ता हमें देखने को यहाँ पर मिलती नहीं है। और फिर जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, हालांकि 1863 से लेकर के फिर 13 से लेकर के जब 1 लाख की शुरुआत होती है, और वो डिस्पैच जिसको इंग्लिश एजुकेशन में मैग्ना कार्टा बोला गया है, यानी मैग्ना कार्टा होता है कि सबसे बड़ा अधिकार पत्र, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आती है जिसमें बोला गया था कि भारत के अधिकतर लोगों को एजुकेशन देनी है वुड्स डिस्पैच में, और प्राइमरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की वो बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, मगर उसके बावजूद भी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, यानी जो स्कूल कॉलेज थे वहाँ पर भी हमें जो भारतीय थे उनमें भी एक तरह से भारतीय और जो ईसाई लोग पढ़ते थे उसमें भी एक असमानता की भावना देखने को मिलती है। यानी वो चीज़ भी एक तरह से वो कह सकते हैं कि हम मतलब भेदभाव रहित चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इंग्लिश एजुकेशन ने नो डाउट भारतीयों में जनमानस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जागृति फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उसके बावजूद भी उसने कभी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई कभी भी ये चीज़ व्यवस्थित नहीं होने दी कि धीरे धीरे अगर हम मतलब ये चीज़ व्यवस्थित नहीं होने दी कि जो जो मेन मोटिव था ब्रिटेन का वो इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मतलब वो वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का जो सिद्धांत है उसकी वो बात करते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, और इसके 1-2 पॉइंट और बचते हैं, फिर कल करेंगे इसको, कल शायद। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सर ये मैसूर में जो तिलक वाली बात थी एक बार कौन सा? मैसूर में जो तिलक निकालने वाली जो प्रथा थी ना वो एक बार वो ये था कि जब मैसूर में टीपू सुल्तान के बच्चे यानी जो बेटे थे उनको अंग्रेजों ने बंदी बनाया, और उनकी जो बंदी बनाए हुए जो ब्रिटेन के जो लोग थे, यानी ब्रिटेन के जो सिपाही थे जो भारतीय थे जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए थे, तो उनको मनाही की गई थी वहां पर कि वो अपने माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे। तो फिर वो जो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे वो उनका फिर मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम्हें भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक है वो तुम्हें मनाने नहीं दिए जा रहे हैं और फिर तुम लोग शांत बैठे हो। तो वहां पर भी फिर मैसूर में भी हमें विद्रोह देखने की विद्रोह एक उमड़ता है छोटा सा, उसका भी हमें वो चीज देखने को मिलती है वहां पर। और आ गया सर।